जय हिंद। मेरा नाम आयुषी जैन है और मैं मध्य प्रदेश के सागर ज़िले से आती हूँ। मैंने हाल ही में कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन की जो आरक्षित सूची है उसमें रैंक 1 हासिल की है। ये एग्ज़ाम मैंने 2025 में दिया था। कुछ पार्ट इसका रिज़ल्ट का पहले आया था, कुछ पार्ट इसका रिज़ल्ट का अभी आया है। इस एग्ज़ाम की बात करें तो बेसिकली इस एग्ज़ाम में जितने भी सरकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो साइंटिफिक बेसिस होता है, फॉर एग्जांपल स्पेशली जो हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो मिनरल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए जितनी भी साइंटिफिक रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू होती हैं। बेसिकली इस एग्ज़ाम में अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूँ तो इस एग्ज़ाम जो जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन है इसमें 4 पोस्ट होती हैं और कभी कभी पोस्ट बढ़ भी जाती हैं, जिसमें अपनी जियोलॉजिस्ट होता है, हाइड्रोलॉजिस्ट होता है, हमारा जियोफिजिसिस्ट होता है और जियोकेमिस्ट होता है। ये एग्ज़ाम भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है क्योंकि बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के और साइंटिफिक एविडेंस के हम किसी भी बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो कि क्रोर्स ऑफ वैल्यूज़ में जाते हैं उनको लीड नहीं कर सकते। तो उन प्रोजेक्ट्स की जो फाउंडेशन है वो बेसिकली जो साइंटिस्ट और जो जियोलॉजिस्ट और जो जियोफिजिस्ट और केमिस्ट रिक्रूट होते हैं वो इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। कमिंग टू हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, अगर मैं पात्रता की बात करती हूँ तो पात्रता में बेसिकली आपके लिए मास्टर्स होना ज़रूरी है और इसलिए जब कभी भी हमारे किसी दूसरे एग्जामिनेशन जैसे मैंने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को दिया था और कई बार मेरे बहुत अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ, मैंने मेंस भी दिया, सीडीएस में मैंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन जब वो मेरे क्लियर नहीं हुए तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि रादर देन हैविंग अ वेरी लैक ऑफ क्लैरिटी आई शुड हैव अ जॉब एंड विच इज़ अ वेरी गुड डिसेंट जॉब इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में आपको मास्टर्स होना ज़रूरी है, वो पोस्ट के अकॉर्डिंगली वेराई होता है। अगर आपका मास्टर्स इन जियोलॉजी है जो कि मेरा था तो आप जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। अर्लियर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम्स होते थे वो अलग से कंडक्ट किए जाते थे यूपीएससी के थ्रू, बट हाल ही में उन्होंने कुछ जो असिस्टेंट की पोस्ट थी क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट कंपैरेटिवली कम होती है तो उन्होंने इसको भी इसी एग्ज़ाम के अंदर मर्ज कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक बार में सिलेक्ट हो सके और गवर्नमेंट एक बार में ट्रेनिंग भी उनकी करवा सके। ऑर्गेनाइजेशन एज आई टोल्ड यू कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी मेनली इसको कंडक्ट करवाता है और इसकी जो पोस्टिंग होती है वो आपके सिलेक्शन पोस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आप जियोलॉजिस्ट हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है वो जीएसआई के अंदर की जाएगी। जीएसआई के बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। हाइड्रोलॉजिस्ट जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको CGWB जिसका हेडक्वार्टर तो फरीदाबाद में लाया करता है, पर जो आपकी पोस्टिंग है वो जनरली स्टेट कैपिटल्स में आती हैं, उनके रीजनल ऑफिसेज में आती हैं और ये जनरली आपके स्टेट कैपिटल्स में होते हैं एक्सेप्ट मुंबई आई वुड से, और दिल्ली में भी इसकी पोस्टिंग नहीं आती है जनरली या फिर कम ही आती है। अदरवाइज़ जितनी भी कैपिटल्स हैं वो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर ही इसकी पोस्टिंग होती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए काफ़ी बेटर पोस्ट होती है और स्पेशली वुमेन के लिए। जियोफिजिसिस्ट और जियोकेमिस्ट में भी ऐसे ही आपके जहाँ जहाँ पर लैब्स होती हैं जो कि बड़े शहरों में अक्सर होती हैं वहाँ पर आपको पोस्ट किया जाता है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि जब हम एक साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं या कोई भी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट करते हैं, उनके मैनेजेरियल पोजीशंस पे होते हैं, तो उस केस में अगर आप जियो साइंटिस्ट में बनते हैं तो एक देयर इज़ अ हायरार्की जिसमें आप जीएसआई के हेड तक जा सकते हैं और आप एक जियोलॉजिस्ट के तौर पे सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद आप एक मिड लेवल जियोलॉजिस्ट बनते हैं, जूनियर जियोलॉजिस्ट, सीनियर जियोलॉजिस्ट, उसके बाद हम डेप्यूटी डायरेक्टर, सीनियर एडिशनल डायरेक्टर और उसके बाद में हम डायरेक्टर जियोलॉजी बनते हैं। ये सारी जो हायरार्की होती है जियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए होती है। इसके अलावा अगर हम देखें जब CGWB हाइड्रोलॉजिस्ट की हायरार्की की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी हायरार्की है वो इंडिया के साइंटिस्ट की हायरार्की के तौर पर चलती है और वहाँ पर हम साइंटिस्ट बी के फॉर्म में रिक्रूट किए जाते हैं और इसके बाद में हायरार्की राइज होकर हमारी साइंटिस्ट F तक जाती है जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट साइंटिस्ट की रैंक होती है। अक्सर इस रैंक पे पहुँचने के बाद इंसान ईदर जो हमारे रीजनल डायरेक्टर पोस्ट पे होता है, एक बड़े से रीजन को हेड करता है जितने भी उसमें प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा या तो वो CGWB में चेयरपर्सन भी बन सकता है। ये सारी जॉब प्रोफाइल है हमारी जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट की। सिमिलरली जियोफिजिसिस्ट और जियोकेमिस्ट में भी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हायरार्की होती है जिसकी वजह से प्रमोशंस और अगर हम आगे लाइफ के करियर की बात करें तो उसमें काफ़ी क्लैरिटी होती है बिकॉज ऑफ बेसिक
जो स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसकी वजह से। अभी सबको ये लगता है कि इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा सुना नहीं, तो मे बी शायद करियर के कोई प्रॉस्पेक्ट्स ना हो या कम हो, और साथ में जॉब प्रोफाइल के बारे में भी ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं होता, और सैलरी के बारे में भी अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर ग्रोथ की। करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम साइंटिस्ट लेवल पर अगर साइंटिस्ट बी से स्टार्ट हो रहे हैं और साइंटिस्ट एफ तक जा रहे हैं, तो साइंटिस्ट एफ आपका लेवल 12, लेवल 13, और अगर आप रीजनल हेड पे जा रहे हैं तो कई बार आप लेवल 16, लेवल 17 इन जियोलॉजी भी पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही उम्दा प्रमोशन होता है और उम्दा एक स्ट्रक्चर होता है, उम्दा पोस्ट होती है, बहुत हाई पोस्ट मानी जाती है, जिसमें एक अच्छा खासा ग्रेड पे मिलता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो इनिशियल सैलरी जो होती है वो हमारी 56,100 बेसिक पे के बराबर ही होती है, और ये जो 56,100 बेसिक पे है, ये आप समझ सकते हो कि जितने भी दूसरी ग्रेड ए एग्जामिनेशंस जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसके बराबर ही होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम की बात करें तो आपको ये बात को रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि जब आप काम करेंगे तो you'll have to even work with IAS. They'll also tell you about the projects that government is coming with. You will be the backbone for the projects of the government, because government cannot take a project hayway. They need some basis because it's a crores of project, right? So any scientific need that the government requires, then these scientific organizations are being considered by the government. Definitely career growth बहुत अच्छी होती है। अगर आप देखें, बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट मिलता है आपको काम करने के लिए, बहुत ही लिमिटेड पॉलिटिसाइजेशन होता है, तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट आपको मिलता है काम करने के लिए। एंड मोर ओवर अगर हम फीमेल्स के लिए देखें तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बुक्स और रिसोर्सेज की बात करूं तो सबसे पहले हमने देखा फिज़िकल जियोलॉजी में अगर बहुत अच्छी बुक्स की बात करें तो कुछ लोग सविंद्र सिंह भी पढ़ते हैं। मैंने के सिद्धार्था पढ़ी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी बुक है, बिकॉज आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स होती हैं जो आपको बहुत अपीज़ करती है, और फोटोग्राफ्स से हमें जो फीचर्स हैं वो याद करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा मैंने कुछ पार्ट उसको के.एम. बांगर से भी कवर किया था, तो ये बेसिकली मैंने फिजिकल जियोलॉजी की बुक है जो पढ़ी थी। अगर मैं रिमोट सेंसिंग की बात करूँ तो रिमोट सेंसिंग के लिए वैसे तो पांडे सर की बुक बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास वो ना हो तो एक होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है तो मैं देखा यूपीएससी के लिए एनसीईआरटीज़ बहुत फेवरेट होती हैं। तो वैसे ही यूपीएससी का जो सोर्स है ईपीजी पाठशाला की पीडीएफ्स बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ्स होते हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। उससे आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि गवर्नमेंट की साइकोलॉजी किस तरफ जा रही है, टू आस्क द क्वेश्चन क्या क्या प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किए हैं इन दिस पर्टिकुलर रिमोट सेंसिंग जीआईएस, कहाँ पर हमने क्या क्या सैटेलाइट्स का यूज़ किया है, तो उस केस में ये चीज़ का हमें बहुत बेनिफिट मिल जाता है। रिमोट सेंसिंग में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप इसको बहुत ज़्यादा करंट से जोड़ सकते हैं। बहुत सारी नई नई सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं जिनको अपन एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एग्जाम्पल में C50, C51 को बहुत अच्छे से मेंशन किया था। तो हम बहुत सारी सैटेलाइट्स को और यूज़ कर सकते हैं। जितने भी इंडिया के पहले के मॉडल्स थे या पहले के जो हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, चाहे भास्करा हो, IRS हो, उन सभी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारा एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखा जाए, और डायग्राम्स के फॉर्म में भी रिमोट सेंसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। अगर मैं इसके बाद स्ट्रक्चरल की बात करूँ तो स्ट्रक्चरल में दो बुक्स जो बहुत अच्छी बुक्स हैं जो पर्सनली मुझे लगी और आप भी रेफ़र कर सकते हैं, वो है बिलिंग्स, और दूसरी मैंने आरजी पार्क को रेफ़र किया था। पार्क सर की बुक का एक बेनिफिट ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा डेफिनेशंस हमको छोटे जगह पर मिल जाती है, तो जो एंड टाइम पे रिविजन होता है इतने बड़े सब्जेक्ट का, क्योंकि स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हमें विजुअलाइज करनी पड़ती हैं कि फोल्ड कैसा डेवलप हुआ होगा, कहाँ पे हमें मिनरल रिसोर्स मिल सकता है, कैसे सुपर इम्पोजिशन हुई होगी। तो क्योंकि आज जो हमें पृथ्वी दिख रही है वो वैसी नहीं थी, है ना। पृथ्वी को बनने के पीछे, पहाड़ को बनने के पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस था जो फॉलो हुआ है। तो उन चीज़ों को विजुअलाइज करने में हमें स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बहुत हेल्प करती है, और आरजी पार्क की बुक से मुझे इसमें काफ़ी हेल्प मिली थी। अब बिलिंग्स भी फॉलो कर सकते हो। बिलिंग्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आरजी पार्क एक नोट तरह की बुक है, तो आप अंडरस्टैंडिंग प्लस नोट्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर उस बुक से पढ़ सकते हो। अगर मैं सेडिमेंटोलॉजी की बात करूं, जो कि मेरा 3rd यूनिट होता है,
तो सेडिमेंटोलॉजी में मैंने तो सेन गुप्ता पढ़ी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंडियन एस्पेक्ट चाहिए था। बाकी आप पढ़ सकते हैं, सैंडबॉक्स भी एक बहुत अच्छी बुक है, बट उसको आपको थोड़ा इंडियन टच देने के लिए ज़रूरी होता है कि इंडियन एग्जाम्पल्स ऐड करना, तो आप सेन गुप्ता को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का मिक्सचर यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं इसके बाद में पेलियोंटोलॉजी की बात करूँ तो पेलियोंटोलॉजी में एक पीके जैन की बुक है, वो हम पढ़ सकते हैं। एक और है जो पर्सनली मैंने रेफ़र किया था, दैट आई डिड माई बीएससी फ्रॉम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे जो कट्ठल सर के नोट्स थे वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे थे, तो मैंने उन नोट्स को रेफ़र किया था। तो अगर आप चाहें तो कट्ठल सर के नोट्स अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आप उनको भी, पीके कट्ठल सर हैं, उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रैटिग्राफी की बात करें तो स्ट्रैटिग्राफी में जीएसआई के वॉल्यूम्स आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हैं। इग्नू के नोट्स में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स, जो सक्सेशंस हैं वो काफ़ी लिमिटेड है और जो गवर्नमेंट के काफ़ी ऑथेंटिकेटेड है वो हमें मिलेंगे। तो उससे ये होगा कि आप कुछ भी सक्सेशंस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सक्सेशंस बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हम डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पढ़ते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप सक्सेशंस और इन सभी चीज़ों के लिए इग्नू का मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं, जीएसआई की वॉल्यूम रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें अगर शॉर्ट पे पढ़ना तो आप रविंद्र कुमार की बुक भी कवर कर सकते हैं। ये तो हमने पेपर 1 देखा। पेपर 2 में अगर देखा तो मिनरलॉजी क्रिस्टलोग्राफी है। मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्किंस को रेफ़र किया था। डेक्स्टर पर्किंस एक बहुत ही प्यारी बुक है, तो आप रेफ़र कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा का पूरा सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलॉजी में इग्नियस में आई रेफर टेरिल एंड विंटर, जेडी विंटर की जो बुक है, और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी भी मैंने विंटर से ही कवर की थी। थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें मैंने जो ईपीजी पाठशाला की पीडीएफ है वहाँ से रेफ़र की थी। इसके अलावा अगर हम पेट्रोलॉजी के बाद में अगर हम देखें तो जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो है जियोडायनेमिक्स। तो जियोडायनेमिक्स के लिए कुछ चीज़ें जो मैंने आरजी पार्क में पढ़ी थी उसमें से मैंने कवर की थी। जियोडायनेमिक्स आपका फिजिकल जियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप होता है, तो आपको अलग से शायद कभी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, बस हाँ उसको आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जिसके लिए आप एआई का यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। तो आपके सेम नोट्स ही रिफॉर्म होकर आपके लिए उस यूनिट में काम आ सकते हैं। और एक बचता है जियोकेमिस्ट्री और आइसोटोप जियोलॉजी। तो जियोकेमिस्ट्री के लिए मैंने कुछ खास रिसोर्सेज फॉलो नहीं कर रहे थे, मैंने ऑनलाइन ही उस चीज़ को बार बार, जो बहुत सारी छोटी छोटी पीडीएफ्स होती हैं जो हमारी वेबसाइट्स पे डली होती है, तो एक कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी थी, मैंने वहाँ से उसको रेफ़र किया था, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट नहीं होती है एंड आई हैव चांस कि मैं उसमें चेंज कर सकूँ। अगर मैं जैसे हमने फीमेल्स के लिए बात करी, तो फीमेल्स के लिए भी ये पोस्ट काफ़ी बेहतर होती है, बिकॉज कई सारी पोस्ट में हमको अपने आप को 24/7 एंगेज करके रखना पड़ता है। पर इस पोस्ट में क्योंकि हमारा जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा लैब या कंप्यूटर या डेस्क बेस हो जाता है, आफ्टर सर्टेन फील्ड वर्क जो हमें करना ज़रूरी है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बेहतर होता है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स। एक अच्छे पे के साथ एक अच्छा वर्क बैलेंस, एक पीसफुल एनवायरनमेंट विद लेस ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ डेस्क जॉब ही हो, एवरीथिंग इज़ नॉट ग्रीन, बट हाँ आपको थोड़ा फील्ड वर्क तो करना होता है। सो देयर इज़ अ मैंडेटरी सर्टेन डेज ऑफ फील्ड वर्क, कुछ दिनों का आपको कंपलसरी फील्ड वर्क होता है, वो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक 80 डेज़ का रूल है कंबाइंड, जो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड होता है, हाइड्रोलॉजिस्ट होता है, तो उसमें आपको साल के जो 80 दिन होते हैं उसमें आपको जो फील्ड वर्क है वो आपको कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद में आपको जो भी अपनी रिपोर्ट्स हैं वो सारी अपने ऑफिस में बनाकर प्रिपेयर करके उसको हमें, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी हमारी जो अथॉरिटी है उनको हमें सबमिट करना होता है। तो ये बेसिकली अगर हम जैसे काम होता है उसकी बात करें तो ये इसका पार्ट होता है। फ्यूचर स्कोप की अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और अगर आपका एम्बिशन है कि आपके पास एक अच्छा गाड़ी हो, एक आपके पास काम के लिए इतना प्रेशर ना हो, साथ में आपको घर भी मिले, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हो और आपको एक सिक्योर लाइफ भी मिले, जो इनकम सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तो उस केस में तो आप समझ सकते हैं दैट बीइंग पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बी इट जीएसआई और बी इट सीजीडब्ल्यूबी, इन बोथ द केसेस, दोनों केस में ही बेहतर है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक जो मोनोटोनस चीज़ें हैं उनसे बोर हो जाते हैं। एवरीबडी नोज गवर्नमेंट में कई बार हमें सेम काम करना पड़ सकता है किसी भी पोस्ट पे, जिसकी वजह से एक मोनोटोनस आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल बोरियत सा आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो उस केस में भी मैं आपसे बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप अगर गवर्नमेंट छोड़ेंगे या अगर आप
ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं तो आपके पास कोई और स्कोप नहीं होता। उस केस में भी आपके पास बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि मिनरल सेक्टर में भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स को भी हमने अभी ओपन किया है, और बहुत सारी माइंस हैं जो आजकल प्राइवेट कंपनीज लेकर आ रही हैं। तो उस केस में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा स्कोप होते हैं। तो अगर आप ये फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपके पास प्राइवेट में भी स्कोप सब बहुत सारे खुलने वाले हैं। और एक बहुत प्यारी बात होती है कॉल्ड अर्ली रेजर, मतलब कोई भी चीज़ जब राइज करती है तो तभी हम अगर उस चीज़ का लाभ उठा लें तो उससे सबसे ज़्यादा लाभ हमें मिल सकता है। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने इंटरनेट का यूज़ किया था, तो या ऑनलाइन एजुकेशन का यूज़ किया था, तो जिन्होंने जस्ट कोविड के पहले स्टार्ट किया था दे गॉट अ वेरी बिग बूस्ट। सिमिलरली अगर अभी ये इंडस्ट्री ओपन हो रही है टू द प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट में भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शंस हो सकता है। अगर अब मैं आपसे बात करूं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम है और ग्रेड ए एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम काफ़ी स्टेजेस में होगा। तो इसमें भी जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है उसी के पैरेलली इसमें प्रीलिम्स होता है, सेम डेट में ही होता था। तो बेसिकली आपका प्रीलिम्स होता है, इसके बाद आपका मेंस होता है जो कि आपका रिटन पेपर होता है, और आखिरी में आपका इंटरव्यू होता है यानी साक्षात्कार होता है। जो आपका प्रीलिम्स होता है इसमें आपके 400 मार्क्स का ये प्रीलिम्स होता है, और इसमें आपको जीएस का एक पेपर देना होता है जो कि आपका पेपर 1 होता है, जिसमें हमारी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब कुछ आते हैं। और इसके बाद में हमारा जो पेपर 2 होता है वो हमारा सब्जेक्ट बेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मास्टर्स इन फिजिक्स है तो फिजिक्स से देगा, केमिस्ट्री है तो जियोकेमिस्ट में देगा, अगर जियोलॉजी है तो वो हाइड्रोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट के लिए देगा। तो ये बेसिकली हमारा पेपर 2 का पैटर्न होता है। दोनों पेपर्स के मार्क्स को इंक्लूड करके ही हमारी फाइनल कट ऑफ बनती है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास सिविल सर्विसेज या हमने जब सीडीएस, इन सारे एग्ज़ाम्स में हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते या फाइनली रिज़ल्ट में हमारा नाम नहीं आ पाता है, या हम किसी स्टेज पे जाके फाइनल में रुक जाते हैं, तो उस केस में आप अपनी जनरल अवेयरनेस की नॉलेज को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोनों पेपर, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों की इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी होती है, और दोनों को जोड़कर जो हमारी फाइनल कट ऑफ आती है हमें वो भी क्लियर करनी होती है। तो प्रीलिम्स हमारा इस हिसाब से 400 मार्क्स का होता है। सेकेंड नंबर पे जो हम बात करते हैं वो है हमारे मेंस एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम में बेसिकली हमारे पास 4 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है जिसमें हम जियोलॉजी की बात करते हैं, तो जियोलॉजी में हमारे मेजर सब्जेक्ट्स जो होंगे वो होंगे फिज़िकल जियोलॉजी, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रैटिग्राफी ऑफ इंडिया होती है, स्ट्रक्चरल होती है, और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी होती है, पेलियोंटोलॉजी होती है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो पेपर 1 का पार्ट होते हैं। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 में जो हमारे पास होगा उसमें हमारे पास पेट्रोलॉजी होती है, दैट इज़ इग्नियस पेट्रोलॉजी होगी, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी होगी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी होगी। साथ में हमारे पास जियोडायनेमिक्स होता है, और जियोकेमिस्ट्री और आइसोटोप जियोलॉजी होती है। अगर मैं पेपर 3 की बात करूँ तो ये जनरली हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फ्यूल जियोलॉजी, एनवायरमेंटल जियोलॉजी वाले एस्पेक्ट से डील करता है। और लास्ट में अगर हम लास्ट पे देखते हैं जो हमारा पेपर 4 होता है, जो हाइड्रोलॉजी का पेपर होता है, इसमें हम बेसिकली एक्सप्लोरेशन मेथड्स क्या क्या यूज़ होती है, वेल लॉगिंग क्या होती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हम एक वाटर बॉडी को सही मानते हैं, उनको हम प्योर मानते हैं, पोल्यूशन फ्री मानते हैं, या क्या क्या लिमिट्स हैं जो हमारे यहाँ पे BIS ने सेट कर रखी है जिससे ज़्यादा होने पर हम उसको पोल्यूटेड मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे, और एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हो गया, जो सर्वेज हो गए, है ना, वो सारी चीज़ें हमारी पेपर 4 का पार्ट होती हैं। अगर हम इकोनॉमिक जियोलॉजी की बात करें तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में आप बेटमैन की बुक रेफ़र कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी बुक है, इंडियन मिनरल डिपॉजिट, जो कि एक अलग से यूनिट बनती है पेपर 3 में। इसमें मैंने तो पर्सनली उमेश्वर प्रसाद को फॉलो किया था, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की वेबसाइट रेफ़र कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनको आप एक मॉडल की तरह यूज़ कर सकते हो, चाहे वो जवार डिपॉजिट्स हो, लेड जिंक डिपॉजिट्स, जितने भी हमारे जहाँ पर नए नए जियो बोटानिकल मेथड्स या जियो केमिकल मेथड्स को हमने यूज़ किया है, तो आपको उसके बहुत अच्छे इंडियन एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहे तो आरोग्य स्वामी को भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन। और अगर हम एनवायरमेंटल जियोलॉजी की बात करें तो मैंने केलर को रेफ़र किया था,
आप एनवायरमेंटल जियोलॉजी के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन में रिसोर्सेज हैं, तो हम उनको रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल जियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक ब्रांच है, तो काफ़ी रिसर्च और अपडेट्स उसमें आती रहती है। साइंस डायरेक्ट पे भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये हमारा पेपर 3 का एक बेसिक आइडिया था। अगर हम पेपर 4 हाइड्रोलॉजी की बात करें, तो हाइड्रोलॉजी में अगर आपके पास टॉड है तो फिर तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस बुक में सब कुछ कवर हो जाता है। लेकिन उस बुक को एक साथ मत पढ़ने बैठिएगा, बहुत भारी बुक है। सिलेबस के टॉपिक को पहले पढ़िएगा, सिलेबस इज़ द की, सिलेबस मत छोड़िएगा, वरना सिलेबस तो 4 पेज का है। तो सिलेबस का जो टॉपिक है उसको इंडेक्स में देखिए और जाके बस वो पेजेस को रीड कर लीजिए और उसके नोट ज़रूर बना लीजिएगा, वरना टॉड रिवाइज नहीं होती है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं बोलूँगी, ईपीजी पाठशाला ज़रूर फॉलो करिएगा। ईपीजी पाठशाला में आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, जो कि आपके लिए कॉस्ट बहुत अच्छी देती है, कॉस्ट वर्थ होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मत रखिएगा और ईपीजी पाठशाला को मत छोड़ना। तो एक चीज़ हो गया कि आपको ये सारी बुक्स फॉलो करनी है और गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉलो करनी है, इंडियन एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। और इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सिलेबस नहीं छोड़ना है, सिलेबस के पॉइंटर्स के हिसाब से आपको काम करना है। अब मैंने आपको इतनी सारी बुक्स बताई हैं, तो कैसे हो सकता है, मतलब 3-4 महीने में आप ये सारी बुक्स कैसे रिवाइज करेंगे? तो जब भी आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। तो आप पूरे टॉपिक्स में देखेंगे तो आपके 1 पेजर नोट्स बनेंगे, तो लगभग 40-50 पेजेस के पर सब्जेक्ट के नोट्स बन जाते हैं। और ये आपको 3rd आइटरेशन में बनाना है। पहली बार में तो आप पूरी बुक ही छाप देंगे, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसके बाद आप लिखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। और जब भी आप नोट्स रिवाइज करें एग्जाम के पहले, तो बुक को साइड में रख लें, तो जहाँ भी आप भूलें तो बुक में से उस वर्ड को देख लो। तो ये बेसिकली आपका शॉर्ट करने का तरीका है। AI को भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने OneNote को यूज़ किया था एंड आई मेड चार्ट्स फॉर वेरियस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजिकल हजार्ड्स हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, इन सभी को याद करना और इनके इंडियन एग्जाम्पल्स, इनके क्या क्या सोल्यूशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं, तो इन चीज़ों के लिए मैंने एक चार्ट था उसको बनाया था और काफ़ी ईजी था मेरे लिए चीज़ों को याद करना। फिर सिमिलरली मिनरोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी के लिए भी मैंने चार्ट्स बनाए थे। तो जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और कंफ्यूज करने की चीज़ें हैं, तो आप एक चार्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। OneNote आई यूज, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेनी टाइम्स क्या होता है, जब हम नोट्स भी बना लेते हैं, हम बुक्स भी पढ़ लेते हैं, पर जो हम पढ़ते हैं वो हम लिख नहीं पाते। और ऑब्वियसली 400 नंबर का अगर प्रीलिम्स है और 600 नंबर का मेंस है और उसके बाद में 200 नंबर का इंटरव्यू है, तो ये ज़रूरी है कि हमने जो पढ़ा है ना, वो हम लिख भी पाए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। इसके लिए आपको सबसे अच्छा सोर्स होता है PYQs। अगर आप देखें तो आपके पास जियोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा PYQs अवेलेबल हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ GSI के PYQs ही नहीं, आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो जियोलॉजी ऑप्शनल है उसके भी PYQs फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट सर्विसेज के PYQs भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपके पास जियोलॉजी में PYQs की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से एग्जाम्पल्स को कोट करना है। जब भी गवर्नमेंट या जब भी UPSC को एक क्वेश्चन बनाती है एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर, तो साइट अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में कोट करने के लिए दूसरे किसी आंसर में। तो मैं ये चीज़ बहुत करती थी कि मैं पेपर 1 को पेपर 2 में यूज़ करती थी, पेपर 2 को पेपर 3 में यूज़ करती थी, और हाइड्रोलॉजी में भी मैं मिक्स करके पेपर 1, 2, 3 में जहाँ कहीं भी यूज़ होता है, कोई वाटर रिसोर्स अगर किसी सैंड वाली जगह पर है या कहीं पर हम माइंड कर रहे हैं, तो अगर वो पेपर 1 का पार्ट है फिजिकल जियोलॉजी का, तो मैं उसको हाइड्रो के एग्जाम्पल में लिख के आती थी, जो कि पेपर 4 का पार्ट होता था। तो ये आप चीज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ आप ये इंटरलिंकेजेस आपको PYQ से ही आएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शुरू में तो आप PYQs को 10 या 12 मिनट्स में कवर करें, पर आपको पता है कि हमें एक पेपर में, जो कि 3 घंटे का पेपर है, में वहाँ पे 20 क्वेश्चंस लिखने हैं। मतलब हमारे पास 7 मिनट होते हैं एक पूरा पेपर को कंप्लीट करने, मतलब एक पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो 7 और ये 11 मिनट्स का जो रेशियो है, इसमें जब हमें काम करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्पीड बहुत अच्छी हो। तो स्पीड के लिए आप एक पेपर को टाइमिंग जो होता है 3 घंटे की टाइमिंग है, उसमें प्रैक्टिस ज़रूर करें। इनफैक्ट आप खुद चाहें तो PYQ का एक मॉक ले सकते हैं, जो मैंने लिया था, जिसमें मैंने क्या किया था कि जो एग्ज़ाम उसके जस्ट पहले 4 लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के 2 दिन प्रॉपरली लिख लिए थे। तो इससे आपका ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है, 3 घंटे का आपका माइंड सेट भी हो जाता है, और आपको ये जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आप एकदम टाइम को ट्रैक कर सकते हो। एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप पूरे पेपर को 30 मिनट्स में ट्रैक करो, कि आपको पता होना चाहिए कि 30 मिनट्स में मुझे यहाँ तक पहुँचना है, 30 मिनट्स में मुझे ये सेक्शन खत्म करना है, क्योंकि आपके पास 6 सेक्शंस होते हैं। अगर आप 30 मिनट्स में तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 मिनट में आगे पीछे होने में भी कि मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि 3 ही घंटे हैं। 3 घंटे को 6 पार्ट्स में तोड़ना बहुत आसान है। तो आप 30 मिनट्स के सेशन में ही पेपर को फॉर्मेट को अटेम्प्ट कीजिए। ये आपका PYQs का हो गया है।
अगर इंटरव्यू स्टेज की बात करूँ तो ट्रांसक्रिप्ट्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। और अगर हम यूपीएससी के चेयरपर्सन्स के जो क्वेश्चन बात करें तो वो क्वेश्चंस में हमें सिविल सर्विसेज से काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पैनलिस्ट हैं जिनके बारे में यूपीएससी की वेबसाइट पे डला हुआ है कि उन्होंने कहाँ पर काम किया है, तो आप उन पैनलिस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, उन चेयरपर्सन्स के बारे में पढ़ सकते हैं और उस हिसाब से भी अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं ताकि अगर कोई अनवांटेड बाउंसर आता है तो आप उसे टैकल कर पाएँ। तो ये हमारा बेसिकली इंटरव्यू के लिए था। इंटरव्यू में आप सारी तरह की ट्रांसक्रिप्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ इंटरव्यू में जो बहुत हेल्पफुल होती है वो है मिरर रिफ्लेक्शन स्ट्रैटेजी, जिसमें आप मिरर पर देखकर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया और तीनों बार मेरा इंटरव्यू कॉल आया था और तीनों बार मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। एक बार मैं 13 मार्क्स से रुकी थी, एक बार मैं 2 मार्क्स से रुकी थी और एक बार इस बार लास्ट टाइम मेरा बिल्कुल कट ऑफ पे ही रुक गया था, बट फिर अभी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये काफ़ी एक लंबी प्रोसेस थी, बट आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। मेरा रिफ्लेक्शन काफ़ी इफेक्टिव होता है। हम लोग जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो हम सोचते हैं यार इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अपीजिंग होता है, सबके लिए होता है, देने वालों के लिए भी होता है, सुनने वालों के लिए भी होता है। पर इंटरव्यू सिर्फ इंटरव्यू नहीं आता है, उससे पहले एक बहुत बड़ी जर्नी है जो आपको फॉलो करनी होती है। 1 साल का तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम का प्रोसेस है और उससे पहले आपको लगभग 7 से 8 महीने तैयारी के लिए चाहिए। तो लगभग आप मान के चलिए पौने 2 साल लग जाते हैं एक साइकिल को ख़त्म होने में। और कई बार अगर जैसे मेरा हुआ है कि 3 अटेम्प्ट तो मुझे इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी मुझे 3 अटेम्प्ट लगे, तो कई बार ये जर्नी आपकी 4-5 साल की हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आई गेव इन 2022 इंटरव्यू और फाइनली मैं 2026 में सिलेक्शन की बात कर रही हूँ, तो 4 साल मुझे ही लगे। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को कंसिस्टेंटली अपने आप को उसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्राइव करना। मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको मास्टर्स के साथ में करते हैं। मैंने भी मास्टर्स के फाइनल ईयर में किया था, फाइनल ईयर में ही अपना इंटरव्यू दिया था। तो मुश्किल हो जाता है कि यार एग्ज़ाम भी देना है, फिर कॉलेज भी जाना है, कई बार पढ़ाई भी करनी है और सारी चीज़ें तो हैं ही, दोस्तों के साथ भी रहना है। पर वो आप अगर अपने आप को डेडिकेटेडली दिन के 4 घंटे अपने आप को सब कुछ, सारे सोशल मीडिया और सब कुछ से साइड में रखकर अपने आप को 4 घंटे वो देंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ज़रूरी नहीं होता है कि आपको रोज़ 10 घंटे ही पढ़ना हो, दिन के 4 आवर्स या 5 आवर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सफिशिएंटली होता है। प्रीलिम्स के पहले ज़रूर मुझे लगता है थोड़ी सी चीज़ें हेक्टिक हो जाती है क्योंकि पेपर 1 बहुत ब्रॉड होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट सब कुछ आपको पढ़ना है। और फिर पेपर 2 भी काफ़ी जियोलॉजी का जो है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। पर यूपीएससी की एक बहुत प्यारी बात होती है, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में मैंने नोटिस किया है कि वो सिलेबस के बाहर नहीं जाता। तो सिलेबस इज़ अ गॉड फॉर दिस एग्जामिनेशन। और अगर आपको क्लियर करना है तो आप सिलेबस के हर पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ते रहिए, उसी को बार बार पढ़िए, तो आपको बहुत ईजिली आप पेपर के पैटर्न को समझ पाएंगे और निकाल पाएंगे। तो एक चैलेंज है कि बच्चे सिलेबस छोड़ते हैं, आपको सिलेबस नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़, आपको कंसिस्टेंटली अपने आप को 3-4 घंटे देने हैं। तीसरी चीज़ जो होता है, इंटरलिंकेजेस नहीं होता है। हम क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज उठाते रहते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं उठाने हैं। रिसोर्स लिस्ट आपकी लिमिटेड रखनी है। हर यूनिट के लिए आप एक रिसोर्स फिक्स कर लीजिए और उसी को फॉलो करिए। उसमें वैल्यू एडिशन के लिए आप गवर्नमेंट सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जैसे ईपीजी पाठशाला हो गई या फिर कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, वहाँ से आप उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पार्ट हो गया है कि जो चैलेंजेस हमें आते हैं और जिसमें हम टेम्पटेशन की वजह से इस पेपर में हेवे हो जाते हैं और छूट जाते हैं। एक चीज़ और है कि साथ में मैं आपसे बोलूँगी कि जब भी आप ये एग्ज़ाम्स देते हैं तो जो आसपास के इसी चीज़ के एग्ज़ाम्स हों, जैसे इसके जस्ट पहले आपका गेट होता है, उनको ज़रूर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप ना प्रिपरेशन के पहले मतलब एग्ज़ाम के पहले आपका एक और फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज़ और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, मतलब नंबर ऑफ़ रिविजन्स बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये एक चीज़ याद रखना है। और डेफिनेटली एक लंबा साइकिल है, घर से प्रेशर आता है, पर ये बात भी याद रखिए कि जब फाइनली रिज़ल्ट आता है तो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। एक बहुत अच्छी जॉब आपको मिलती है और वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलता है। विमेन के लिए तो मुझे लगता है इससे अच्छा जॉब और कुछ नहीं होगा। और पर्सनली फील्ड भी आपका थोड़ा ही रहता है, बाकी टाइम आपके लिए डेस्क जॉब रहता है और एक अच्छे पर्क्स, घर, गाड़ी सब कुछ आपको मिल जाता है वर्क के लिए, तो काम के लिए। तो मुझे लगता है एक चीज़ है कि हाँ ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। मिस्टेक्स का है वही जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज है और लैक ऑफ गाइडेंस है। गाइडेंस में मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप अपने प्रोफेसर्स को यूज़ करें, प्रोफेसर्स के पास जाएं। मेरे एक प्रोफेसर थे, मैं आज भी उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, थॉमस सर। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था।
और साथ में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी वहाँ के सारे प्रोफेसर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो आप अपने प्रोफेसर्स को बहुत मतलब उनसे बात करें, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो मुझे लगता है पर्सनली कि वहाँ पर आपके लिए, और वो आपको मोटिवेट भी करेंगे, उनसे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस, इंस्पिरेशन और सही चीज़ें, सही आंसर्स भी पता चलेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, अभी तो बस हमारा प्री हो गया है, हमारा मेंस हो गया है, हमारा इंटरव्यू आ गया है, तो हम एक नई दुनिया में होते हैं। तो आई वुड से कि ये कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आप कहीं पे भी किसी भी टाइम मार खा सकते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस को आप साइड में रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस को साइड में रखिएगा। यू नीड टू टेक द कॉन्फिडेंस, नॉट द ओवर कॉन्फिडेंस। सेकेंडली जो एक चीज़ है कि इफ़ आई हैड टू स्टार्ट डिफरेंटली, देन मैं ये बोलूँगी कि मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी कि वो मैंने सिलेबस को रेफ़र नहीं किया था। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि सिलेबस मत छोड़िए, उससे आपका बहुत अच्छे मार्क्स आपके मेंस में नहीं आएंगे। तो सिलेबस बहुत ज़रूरी है। तो ये आप चीज़ है, अगर मुझे वापस से शुरू करना है। और एक चीज़ और है कि जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं तो ये एग्ज़ाम हमारे लिए एक सिक्योरिटी की तरह काम कर सकता है। तो मैं ये बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ लीविंग योर कोर एरिया, अपने कोर एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आगे के दूसरे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप इसके बाद जा सकते हैं। तो इससे आपके लिए क्या रहेगा, एक सिक्योरिटी रहेगी माइंड में, और उससे आप वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे बोलूँगी। मैं एक और चीज़ जो मुझे लगता है आई कैन इम्प्रूव, दैट इज़ फील्ड बहुत ज़रूरी है। फील्ड की अगर आपको रिपोर्ट्स कहीं से मिलती हैं तो मैंने वो फील्ड कुछ जगह मेरी कम हो गई थी, तो मैं वो बोलूँगी कि वो फील्ड बहुत हेल्पफुल होती है। तो आप फील्ड को बहुत अच्छे से यूज़ करें। तो एक फील्ड वाली चीज़ हो गई। आप जियोलॉजी को फील्ड में देखें, आप पार्क में आए, आप देखें कि यार यहाँ पर ये पत्थर पड़ा है तो ये क्या हो सकता है, आपके आसपास मिट्टी कौन सी है, अगर मिट्टी है तो पेड़ कौन से हैं। और इससे आपको ना बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको अपने आसपास दिखेगा यार ये तो ये चीज़ थी जो मैंने पढ़ी थी, यार ये तो ये है कि इसका कलर ये ही क्यों है। अगर मैं टेक्सचर्स की बात करूँ तो पॉर्फिरिटिक टेक्सचर्स देखने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आपको अपने घर का किचन का ग्रेनाइट ही देखना है, आपको कहीं ना कहीं 2-3 उसमें ही दिख जाएंगे। तो जो टेक्सचर्स वगैरह होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ये आपको आसपास बहुत आराम से मिल सकते हैं। अल्टीमेटली जियोलॉजी इज़ अबाउट अर्थ, तो अर्थ में ही आप रहते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो आप उसको विजुलाइज ज़रूर करिए। और एक मेरे लेफ्टिनेंट कर्नल सर थे, जब मैंने रिपब्लिक डे कैंप में जो हमारा राजपथ, आप बोल सकते हैं कर्तव्य पथ परेड के टाइम पर जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे एक कर्नल सर थे। और जब हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डेलीगेशन में जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन बोली थी भूटान जाने से पहले कि आयुषी, नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। किसी एक चीज़ के बारे में सब कुछ जानो और सब चीज़ों के बारे में कुछ जानो, ज़िंदगी जीत जाओगी। आई थिंक दिस इज़ द थिंग कि अगर आपका ये फील्ड है जहाँ पे आपने बैचलर्स और मास्टर्स किया है तो उसके बारे में आप सब कुछ जानें और सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानें, तो आपके लिए जॉब के लिए, एक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, एक अच्छी करियर ग्रोथ के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नए स्किल सेट्स में भी आपको शायद कभी प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक चीज़ है, दैट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। एक चीज़ होती है, हमें लगता है कि हम एक सर्टेन एज क्रॉस कर चुके हैं तो हम पे बहुत सारा प्रेशर है। प्रेशर हम पे अगर 10% है तो हमारे माँ बाप पर 90% है। अगर हमें लगता है कि वो हमें थोड़ा परेशान कर रहे हैं तो समाज उनको और ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो हमें उनकी नज़र से देखना भी सही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है और वो भी हमारा भला ही चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि अगर आप ये एग्ज़ाम सोच पा रहे हैं और अगर आप ये एग्ज़ाम दे पा रहे हैं और अगर आपने मास्टर्स करी और आप इंटरव्यू स्टेज में आ रहे हैं, आप मेंस दे रहे हैं, आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनने बचपन से आपको पढ़ाया है जिसकी वजह से आप ये दे पा रहे हैं। अगर वो आपको शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते शिक्षित होने के लिए तो आप ये चीज़ें कभी सोच भी नहीं पाते। किसी गांव के बच्चे से पूछेंगे तो वो यूपीएससी सोच भी नहीं पाता है, उसकी तो सोच के भी परे है। तो अगर आप सोच पा रहे हैं, उस एग्ज़ाम में बैठ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके लोगों का और इस पर्टिकुलरली इस कंट्री का, इस देश का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारी स्कीम्स, रिसोर्सेज सब हमारे लिए सपोर्ट करती है, हमारी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, हमारे दोस्त बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों का तो मैं क्या बोलूँ, मतलब उन्होंने मुझे इतना पुश किया था, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था। बीट मेरे हॉस्टल में हो, रूपल हो, उन्होंने भी बहुत सारे, उन्होंने 4 इंटरव्यूज़ दिए थे सिविल सर्विसेज में
और अक्षत है जो करेंटली पोस्टेड है IFOS। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सम्यक है जो मेरे साथ जियोलॉजी पढ़ता था। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया और इमोशनल बैकिंग दी। तो मैं ये बोलूँगी कि अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बहुत धन्यवाद करें कि आपको ये मौका मिला है और आप उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। बाकी सक्सेस तो आपको फिर मिलनी ही है, वो आपसे कभी कोई ले ही नहीं सकता, बस लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।